हेलो फ्रेंड्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की एक नई एमसीक्यू सीरीज हम लेकर आए हैं। उसमें फिर से आपको नए 25 जो वर्ड्स हैं मीन्स वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हैं वो आपको मिलने जा रहे हैं इस आज के लेक्चर के माध्यम से। और फ्रेंड्स, ये जो एक्चुअल में कलेक्शन है ये इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ का कलेक्शन है जो आपके यूपी टीजीटी या वेरियस जो कंपटीशंस हैं वहाँ से ये वर्ड्स लिए हैं, ये सेंटेंसेस लिए हैं फ्रेंड्स। तो बड़ा इम्पॉर्टेंट आज का लेक्चर होने वाला है। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। देखिए, अगर बात करें पहले ही क्वेश्चन की कि विटी, क्लेवर एंड रेडी रिप्लाइज, तो विटी बुद्धिमत्ता से भरा हुआ, और अगर कोई हाजिर जवाबी वाला कोई रिप्लाई होता है तो उसको हम क्या कहते हैं। ऑप्शन पढ़ लेते हैं, रिपार्टी, रिटॉरिक, पन या रिफ्रेन। तो डेफिनेटली फ्रेंड्स, जो बुद्धिमत्ता से भरा हुआ रिप्लाई होता है, जिसको आप बिल्कुल बुद्धिमत्ता से भरा रिप्लाई कहते हैं, एक क्विक रिप्लाई कहते हैं, उसको हम कहते हैं क्या, रिपार्टी। क्लियर। बढ़ चलते हैं दूसरे सेंटेंस पे, दूसरे क्वेश्चन पे। वेरी डेलिकेट एंड ब्यूटीफुल, बहुत ही कोमल और सुंदर। इसके लिए क्या वर्ड यूज़ होता है, एक्सक्यूजिट, रिक्यूजिट, एग्जाम्पलरी या रिस्प्लेंडेंट। तो डेफिनेटली फ्रेंड्स, एग्जाम्पलरी और रेस्प्लेंडेंट भी शानदार के लिए यूज़ होता है, लेकिन अगर बात डेलिकेट और ब्यूटीफुल की होती है तब वहाँ हम वर्ड जो यूज़ करते हैं वहाँ हम यूज़ करते हैं एक्सक्यूजिट। क्लियर फ्रेंड्स। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अ बुक कंटेनिंग वेरियस ब्रांचेज ऑफ नॉलेज, एक ऐसी बुक जिसमें बहुत सारी ब्रांचेज होती हैं, वेरियस ब्रांचेज ऑफ नॉलेज अरेंज्ड इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। मीन्स बहुत सारी नॉलेज जब अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज होती है तब उस बुक को क्या कहते हैं, एनसाइक्लोपीडिया, डिक्शनरी, थिसारस या एटलस। तो डेफिनेटली फ्रेंड्स, जो एनसाइक्लोपीडिया होती है उसमें क्या होता है, डिफरेंट जो ब्रांचेज होती है नॉलेज की वहाँ वो अरेंज्ड होती हैं, और किस में अरेंज्ड होती है, इन एन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, एनसाइक्लोपीडिया। क्लियर। डिक्शनरी नहीं होगा फ्रेंड्स यहाँ, ना एटलस होगा, एनसाइक्लोपीडिया। समवन एबल टू यूज़ बोथ हैंड्स विद इक्वल स्किल्स, जब आप दोनों हाथों को बराबर तरीके से यूज़ करते हैं, मीन्स राइट हैंड, लेफ़्ट हैंड को भी राइट हैंड की तरह आप यूज़ कर लेते हैं। आपने एक मूवी देखी होगी फ्रेंड्स, 3 इडियट, उसमें जो कैरेक्टर दिखाया है वहाँ जो प्रोफेसर था यूनिवर्सिटी का, तो वो क्या करता था, जिसको वायरस कहते थे, वीरू सहस्रबुद्धे, तो वो दोनों हाथों से इक्वली लिख लेते थे। क्लियर। तो ऐसे कैरेक्टर को हम क्या कहते हैं, ऐसे को कहते हैं फ्रेंड्स क्या, एम्बिगुअस, एम्बीडेक्स्ट्रस, एम्बीवलेंट या एम्फीबियस। तो डेफिनेटली ये वर्ड है एम्बीडेक्स्ट्रस। देखिए, एम्बी का मतलब होता है बोथ, और डेक्स्टर का मतलब होता है एक्सपर्ट, कुशल, मीन्स जो दोनों हाथों से कुशल होता है, ऐसा व्यक्ति क्या कहलाता है, एम्बीडेक्स्ट्रस कहलाता है। आगे क्वेश्चन है, वन हु लव्स बुक्स, एक ऐसा व्यक्ति जो पुस्तकों को प्रेम करता है, क्या कहलाता है, बिब्लियोफोब, बिब्लियोग्राफर, बिब्लियोफाइल या बिब्लियोफैगिस्ट। डेफिनेटली फ्रेंड्स, बड़ा कन्फ्यूजेबल क्वेश्चन ये आपके लिए होने वाला है। एक एक वर्ड को यहाँ मैं डीपली डिस्कस करके चलता हूँ। देखिए, बात कर ले सबसे पहले वर्ड की, बिब्लियोफोब। फोब कहते हैं डर को, हेट को, और बिब्लियो आया है बुक के लिए। बिब्लियोफोब क्या होता है, हेटर ऑफ बुक्स, जो बुक्स से हेट करने वाला व्यक्ति होता है उसको हम क्या कहते हैं, बिब्लियोफोब कहते हैं। लेकिन अगर दूसरे वर्ड की बात करें, बिब्लियोग्राफर की, तो बिब्लियोग्राफर क्या होता है फ्रेंड्स, अ पर्सन हु डिस्क्राइब्स एंड लिस्ट्स बुक, एक ऐसा व्यक्ति जो पुस्तकों को डिस्क्राइब करता है और एनलिस्ट करता है, वो क्या कहलाता है, वो बिब्लियोग्राफर कहलाता है। तो दोनों ऑप्शन तो ये डेफिनेटली है ही नहीं आपके लिए। अब बात करते हैं बिब्लियोफाइल की और बिब्लियोफैगिस्ट की। डेफिनेटली आपका जो आंसर होगा, पहली नज़र में आप जो आंसर लगा के आएंगे वो लगा के आएंगे बिब्लियोफाइल। क्लियर, क्योंकि लवर ऑफ बुक्स बिब्लियोफाइल होता है, बिब्लियोफाइल पढ़ा है। लेकिन अगर बिब्लियोफाइल है तो ये नीचे वाला वर्ड है, ये क्या है, बिब्लियोफैगिस्ट। देखिए, एक्चुअल में बिब्लियोफैगिस्ट क्या होता है, वन हु डिवोर्स बुक्स,
एक वर्ड आता है वोरासियस रीडर, एक ऐसा व्यक्ति जो वोरासियस रीडर होता है, बहुत ज़्यादा पढ़ने वाला होता है। तो ऐसे व्यक्ति को मीन्स वन हु डिवोर्स बुक्स, जो बुक्स को कहते हैं भाई बुक को खा गया, बिल्कुल चबा गया मैं बुक को, तो वहाँ ऐसे व्यक्ति के लिए आप वर्ड यूज़ करते हैं बिब्लियोफैगिस्ट। अब देखिए, अगर केवल लव की बात हो रही है, अब अगर ये एक सेम क्वेश्चन आता है तब आपको आंसर लेके आना है, क्या लगा के आना है, बिब्लियोफैगिस्ट। बिब्लियोफैगिस्ट क्या हो गया, वन हु डिवोर्स बुक्स। बात क्लियर हो गई भाई, जो बुक्स से प्रेम कर रहा है, किस लेवल पे प्रेम कर रहा है, उनको अलमारी में रखेगा तो नहीं, मीन्स पढ़ने के लिए प्रेम कर रहा है आदमी। लेकिन अगर ये बिब्लियोफैगिस्ट नहीं आता आपके ऑप्शन में, तब आपको लगा के आना है बिब्लियोफाइल। बात क्लियर हो गई, क्योंकि दोनों ही सेंस ये बुक लवर के लिए दोनों ही वर्ड्स यूज़ होते हैं, बिब्लियोफैगिस्ट और बिब्लियोफाइल। आगे बढ़ते हैं, स्पीकिंग विदाउट प्रिपरेशन। जब आप बिना किसी तैयारी के कोई भाषण देने चले जाते हैं, बिना किसी तैयारी के बोलने लगते हैं, तब वर्ड क्या यूज़ होता है, लोकासियस, एक्सटेम्परी, डेलिब्रेट या फ्लुएंट। तो डेफिनेटली फ्रेंड्स, जब आप बिना तैयारी के होते हैं तो वर्ड आप यूज़ करते हैं क्या, एक्सटेम्परी। और एक्सटेम्परी क्या होता है, तत्कालिक, यानी बिना किसी तैयारी के कोई काम आपने कर दिया। स्पेशल ट्रायल ऑफ द हेड ऑफ स्टेट बाय पार्लियामेंट। जब हेड ऑफ स्टेट कोई होता है, यानी राज्यपाल होता है या राष्ट्रपति होता है, उस पर पार्लियामेंट के द्वारा कोई ट्रायल होता है, तो ऐसे ट्रायल को क्या कहा जाता है, इम्पीचमेंट, इम्पैडीमेंट, इम्पिंजमेंट और इन्फ्रिंजमेंट। तो डेफिनेटली फ्रेंड्स, एक वर्ड हिंदी में आता है जिसको आप कहते हैं महाभियोग। और महाभियोग क्या होता है, दोषारोपण, या महाभियोग क्या होता है, जो स्टेट ऑफ हेड होता है उस पर पार्लियामेंट के द्वारा लगाया जाता है। क्लियर। तो महाभियोग के लिए वर्ड हम इंग्लिश में यूज़ करते हैं इम्पीचमेंट, यानी स्पेशल ट्रायल ऑफ द हेड ऑफ स्टेट बाय पार्लियामेंट क्या कहलाता है, इम्पीचमेंट कहलाता है। आगे बढ़ जाते हैं फ्रेंड्स, गवर्नमेंट बाय ए स्मॉल ग्रुप ऑफ ऑल पावरफुल पर्सन। एक स्मॉल ग्रुप ऑफ ऑल पावरफुल पर्सन, स्मॉल ग्रुप कैसा ग्रुप है, पावरफुल पर्सन का, उसके द्वारा अगर कोई गवर्नमेंट है तो उसको क्या कहते हैं, मोनार्की, डेमोक्रेसी, एनार्की या ओलिगार्की। ओलिगार्की ये वर्ड यहाँ हम यूज़ करते हैं, ओलिगार्की। मोनार्की आप जानते हैं, डेमोक्रेसी, एनार्की होता है आपकी अराजकता होती है एनार्की, और ओलिगार्की होती है गवर्नमेंट बाय फ्यू, ओलिगार्की। क्लियर। तो ऑप्शन आपका हो गया ओलिगार्की। वन इंडिफरेंट टू आर्ट एंड लिटरेचर, एक ऐसा व्यक्ति जो कला के प्रति या साहित्य के प्रति उदासीन होता है, उसको क्या कहते हैं आप, क्रिटिक, फिलिस्टाइन, स्कॉलर या एरोमेटिक। तो डेफिनेटली फ्रेंड्स, कला के प्रति जो उदासीन व्यक्ति होता है उसको आप क्या नाम देते हैं, उसको आप कहते हैं फिलिस्टाइन। क्या नाम देते हैं फ्रेंड्स, फिलिस्टाइन। बी वाला ऑप्शन आपका ओके हो गया। ओपन टू इंजरी और क्रिटिसिज्म। ओपन टू इंजरी और क्रिटिसिज्म मीन्स जिसके प्रति आप क्रिटिसिज्म कर दें, ओपन टू इंजरी और क्रिटिसिज्म क्या कहलाता है, वल्नरेबल, नेटिव, सेंसिटिव और इनविंसिबल। क्लियर कट हमें आंसर दिखाई दे रहा है फ्रेंड्स, क्या है, वल्नरेबल। क्लियर, बहुत ज़्यादा नहीं सोचना। और नेक्स्ट है वन हु कलेक्ट्स कॉइन्स एज अ हॉबी, जो कॉइन्स को इकट्ठा करता है अपनी हॉबी के रूप में, क्या कहलाता है, देखिए, ऑर्निथोलॉजिस्ट, स्टेटिशियन, न्यूमिस्मेटिक्स और फिलेटलिस्ट। सबसे पहले तो बात कर ले, जो फर्स्ट वर्ड है ऑर्निथोलॉजिस्ट, ये क्या होता है, जो स्टडी ऑफ बर्ड्स होती है, बर्ड्स को स्टडी करना ऑर्निथोलॉजी कहलाता है, मीन्स वन हु स्टडीज़ बर्ड्स। पक्षी का जो अध्ययन करने वाला व्यक्ति होता है या पक्षी विज्ञानी होता है, उसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं ऑर्निथोलॉजिस्ट। स्टेटिशियन, स्टेटिस्टिशियन, स्टेटिस्टिक का लवर मीन्स स्टेटिस्टिक का एक ज्ञाता होता है। और न्यूमिस्मेटिक्स होता है जिसकी हॉबी होती है कॉइन को इकट्ठा करना। और नीचे वाला जो वर्ड है फिलेटलिस्ट, ये यूज़ होता है उनके लिए जो शौक़ रखते हैं, मीन्स फिलेटलिस्ट जो आपके पोस्टल, जो आपके कहना चाहिए पोस्टल स्टैम्प होते हैं,
और यानी आप कहिए पोस्टल स्टाम्प के फ्रेंड्स जो डाक टिकट होते हैं आपके, क्लियर। डाक टिकट को रखने वाला व्यक्ति मीन्स जो शौक होता है डाक टिकट का संग्रह करना किसी का, तो उसके लिए फिलेटलिस्ट ये वर्ड यूज़ होता है। तो चूंकि ऑप्शन हमारा वन हु कलेक्ट्स कॉइन्स की बात हो रही है तो न्यूमिस्मेटिक्स हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। चलिए आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। अ नैरो पीस ऑफ लैंड, एक नैरो पीस ऑफ लैंड, एक ज़मीन का एक संकरा टुकड़ा कनेक्टिंग टू लार्ज मासेस ऑफ लैंड, जो ज़मीन के बड़े भागों को जोड़ता है वो क्या कहलाता है? संकरा ज़मीन का टुकड़ा, संकरा पाथ, एक जो दो बड़ी लैंड को जोड़ता है वो क्या कहलाता है? देखिए वर्ड ले लेते हैं यहाँ पहले तो, इस्थमस, कॉन्टिनेंट, गल्फ और पेनिनसुला। इस्थमस शायद आपने वर्ड सुना हो या ना सुना हो, बता दूं मैं आपको इस्थमस क्या होता है। इस्थमस होता है फ्रेंड्स अ नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड विद सी ऑन आइदर साइड, एक लैंड की स्ट्रिप, नैरो स्ट्रिप जिसके दोनों ओर क्या होता है, सी होता है, और वो क्या करता है, फॉर्मिंग अ लिंक बिटवीन टू लार्ज एरियाज ऑफ लैंड, बड़ी जो एरिया है, एरिया ऑफ लैंड के लिए वो कनेक्टिंग का काम करता है, एक कनेक्टर का काम करता है। तो उस स्ट्रिप को हम कहते हैं इस्थमस। कॉन्टिनेंट आप जानते हैं क्या होता है, कॉन्टिनेंट, इंडियन कॉन्टिनेंट, और गल्फ जानते हैं। गल्फ क्या होता है, देखिए जो एक डीप इनलेट होता है किसका, सी का, जो ऑलमोस्ट सराउंडेड बाय लैंड, जो लैंड से अक्सर जुड़ा होता है, तो उस डीप इनलेट को हम क्या कहते हैं, गल्फ कहते हैं। हिंदी में इसके लिए शायद खाड़ी वर्ड यूज़ करते हैं हम गल्फ के लिए, क्लियर। और पेनिनसुला क्या होता है, चलिए पेनिनसुला की भी बात कर लेते हैं। पेनिनसुला होता है फ्रेंड्स एन एरिया ऑफ लैंड इनटू अ बॉडी ऑफ वाटर, बॉडी ऑफ वाटर के बीच में कहीं एरिया ऑफ लैंड आता है, उसके लिए पेनिनसुला वर्ड यूज़ होता है। तो यहाँ अपने आंसर की बात करें तो हमारा आंसर तो हमें मिल ही गया था, पहला इस्थमस, क्लियर फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, a raised place on which offerings to a god are made, ये स्पेलिंग मिस्टेक है, इसको देख ले आप, टाइपिंग एरर है। एक रेज्ड प्लेस, एक ऊंचा उठा हुआ स्थान जहाँ ईश्वर की प्रार्थना की जाती है, आराधना की जाती है, तो क्या कहलाता है फ्रेंड्स, रोस्ट्रम, चर्च, आल्टर या माउंट? डेफिनेटली फ्रेंड्स आपका आंसर क्या है, आल्टर है। लेकिन साथ में जो वर्ड है देखिए, माउंट तो आप जानते हैं टीला होता है, चर्च भी जानते हैं, और ये पहला वर्ड है रोस्ट्रम, इसको भी हम देख लेते हैं, बड़ा अच्छा वर्ड लगा मुझे यहाँ। रोस्ट्रम क्या होता है एक्चुअली, एक देखिए रेज्ड प्लेटफॉर्म होता है जिसको आप अक्सर जो पब्लिक स्पीच के लिए यूज़ करते हैं या अवार्ड लेने के लिए एक रेज्ड प्लेटफॉर्म जो यूज़ करते हैं उसको नाम दिया जाता है रोस्ट्रम। और जनरली आप एक ही से, या ओपेरा में रोस्ट्रम यूज़ होता है, क्लियर फ्रेंड्स। तो रोस्ट्रम जनरली आप रोस्ट्रम के लिए एक वर्ड यूज़ कर देते हैं, स्टेज, क्लियर। कॉमन वर्ड स्टेज यूज़ करते हैं हम रोस्ट्रम के लिए, तो बात समझ में आ गई रोस्ट्रम क्या है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ जाते हैं। समथिंग दैट कांट बी एक्सप्लेन्ड, एक ऐसी चीज़ जिसको एक्सप्लेन ना किया जा सके। और डेफिनेटली अगर कोई ऐसी चीज़ है जिसको आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते तो क्या कहेंगे फ्रेंड्स, अनथिंकेबल, इम्प्रेग्नेबल, मिस्टेरियस या इनएक्सप्लिकेबल। तो डेफिनेटली विच कांट बी एक्सप्लेन, जिसको एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता उसको आप कहते हैं इनएक्सप्लिकेबल, क्लियर फ्रेंड्स। और इसी में एक बड़ा अच्छा वर्ड मुझे दिखाई दे रहा है, इम्प्रेग्नेबल। इम्प्रेग्नेबल क्या होता है फ्रेंड्स, अच्छा वर्ड है इम्प्रेग्नेबल। देखिए अनथिंकेबल, जिसको सोचा ना जा सके, क्लियर। और इम्प्रेग्नेबल होता है फ्रेंड्स अनेबल टू कैप्चर, एक ऐसी वस्तु जिसको आप पकड़ ना सके, वो होती है इम्प्रेग्नेबल। मिस्टेरियस, रहस्यमय के लिए यूज़ होता है। और इनएक्सप्लिकेबल आपका हो गया विच कांट बी एक्सप्लेन्ड, जिसको वर्णित नहीं किया जा सकता, जिसका वर्णन ना कर सके आप, वहाँ वर्ड यूज़ करते हैं इनएक्सप्लिकेबल। A written declaration made on in the presence of magistrate, presence की स्पेलिंग मिस्टेक है, और made on in the present, ये स्पेलिंग ठीक कर लें फ्रेंड्स, made on in the presence of the magistrate।
मीन्स एक रिटन डिक्लेमेशन, मजिस्ट्रेट के सामने जब आप रिटन में डिक्लेयर कर देते हैं किसी चीज़ को, तो वहाँ आप क्या वर्ड यूज़ करते हैं? एफिडेविट, डॉजियर, वाउचर या डॉक्यूमेंट? तो डेफिनेटली फ्रेंड्स क्या होता है? एफिडेविट होता है। एफिडेविट जिसको आप एफिडेविट कहते हैं, एफिडेविट 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 होता है वो। पहली बात तो स्पेलिंग देख लें, बड़ी अच्छी स्पेलिंग है। अगर आपको पूछ ली जाए तो एफिडेविट, एफिडेविट कहते हैं उसको, एफिडेविट एफिडेविट कॉमन लैंग्वेज में अपनी, तो एक्चुअल में एफिडेविट होता है वो। दूसरा एक बड़ा अच्छा वर्ड हमें डॉजियर भी दिख रहा है। डॉजियर क्या होता है फ्रेंड्स? जो सेकंड ऑप्शन है, डॉजियर होता है कलेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स अबाउट अ पर्टिकुलर पर्सन, इवेंट और सब्जेक्ट। किसी पर्टिकुलर, किसी विशेष व्यक्ति पर, किसी घटना पर या सब्जेक्ट पर जो डॉक्यूमेंट का कलेक्शन होता है उसको आप नाम देते हैं डॉजियर। क्लियर फ्रेंड्स? लेकिन आंसर आपका क्या है यहाँ? एफिडेविट। अ पर्सन हु थिंक्स ओनली अबाउट हिमसेल्फ एंड अबाउट अदर नीड्स, जो केवल अपने बारे में सोचता है वो क्या कहलाता है? ईगोमैनियक, ईगोइस्टिक या ईगोसेंट्रिक? देखिए, ना तो ईगोमैनियक है ना ईगोसेंट्रिक है। अब आप कंफ्यूज हो सकते हैं ईगोटिस्टिक में और ईगोइस्टिक में। दोनों वर्ड बड़े कंफ्यूज करते हैं फ्रेंड्स, ईगोटिस्टिक और ईगोइस्टिक। चलिए आज कन्फ्यूज़न इसका दूर कर लेते हैं। पहली बात तो आंसर की बात कर लेते हैं हम अपने। हमारा जो यहाँ आंसर है फ्रेंड्स वो है ईगोइस्टिक, यानी बी वाला ऑप्शन हमारा यहाँ आंसर है, ईगोइस्टिक। अब ईगोइस्टिक और ईगोटिस्टिक में क्या अंतर होता है? देखिए, ईगोइस्टिक, EGOIST, ईगोइस्ट। पहले तो इस वर्ड पे आइए, ईगोइस्ट, और दूसरा वर्ड है ईगोटिस्ट, TIST, ईगोटिस्ट और ईगोइस्ट। जो ईगोइस्ट होता है वो एक सेल्फिश पर्सन होता है। क्या? सेल्फिश पर्सन होता है। और अगर ईगोटिस्ट की बात करें तो एक ऐसा व्यक्ति होता है, सेल्फ सेंटर्ड होता है, वो हर चीज़ में आई को रखता है। वो कहता है भैया दुनिया चल रही है मेरी वजह से चल रही है, हवा चल रही है मेरी वजह से चल रही है। मीन्स वहाँ वो क्या होता है? ओनली इंटरेस्टेड इन आई, केवल आई में इंटरेस्ट होता है। ईगोटिस्ट, इस आई को ध्यान रख लिए, इस आई में इंटरेस्ट होता है ईगोटिस्ट। क्लियर? तो बात अगर हम यहाँ अपने आंसर की करें तो आंसर हमारा क्या है 16 का? हमारा आंसर तो ईगोटिस्टिक है, ईगोइस्टिक है। और ईगोसेंट्रिक और ईगोमैनियक, मैनिया होता है पागलपन की सनक, सेंटर होता है सेंटर में रखना, जो आई को सेंटर में रख के ईगोसेंट्रिक हो गया। और जिसका एक्सट्रीम लेवल पर एकदम मैनिया पहुंच जाए, एक्सट्रीम लेवल पर पागलपन पहुंच जाए, वहाँ हम कहेंगे ईगोमैनियक। चलिए, अ गाइड पोस्ट पॉइंटिंग आउट द वे फॉर अ प्लेस। एक जगह पर, प्लेस पर जो गाइड पोस्ट होते हैं, जहाँ सिंबल लगे होते हैं भाई इधर उधर कैसे क्या जाना है, उनको क्या कहा जाता है? फिंगर पोस्ट, लैम्प पोस्ट, चेक पोस्ट या लास्ट पोस्ट? डेफिनेटली फ्रेंड्स बहुत सारे पोस्ट ही दे दिए इसने। तो देखिए, बात कर लेते हैं जो कहा जाता है वो कहा जाता है फिंगर पोस्ट। लेकिन लैम्प पोस्ट की अगर बात करें, लैम्प पोस्ट भी जानते हैं आप क्या होता है? लैम्प पोस्ट जो स्ट्रीट लाइट होती है उसके लिए वर्ड यूज़ होता है लैम्प पोस्ट। चेक पोस्ट जानते हैं, और एक वर्ड बड़ा प्यारा नीचे दे दिया इसने, लास्ट पोस्ट। लास्ट पोस्ट क्या होता है फ्रेंड्स? एक्चुअल में लास्ट पोस्ट क्या होती है? एक शॉर्ट ट्यून होती है जो मिलिट्री फ्यूनरल पर या जहाँ जब शहीद हो जाते हैं सैनिक तो वहाँ वो एज ए रिमेम्बरेंस वो ट्यून प्ले की जाती है, उसको कहा जाता है लास्ट पोस्ट। आगे बढ़ जाते हैं। अ राउंड और सिलेंड्रिकल कंटेनर, एक राउंड और सिलेंड्रिकल कंटेनर यूज फॉर स्टोरिंग थिंग्स सच एज फूड, केमिकल और रोल ऑफ फिल्म। जो फूड या केमिकल को रखने के काम में लाते हैं उस बड़े सिलेंड्रिकल कंटेनर को हम क्या कहते हैं? टैंकार्ड, कैनिस्टर, वेसल या कैस्केट? तो डेफिनेटली फ्रेंड्स आपका आंसर क्या है? कैनिस्टर कहा जाता है, जिसको आप हिंदी में कहते हैं कनस्तर। क्लियर? और इंग्लिश देख लें ज़रा, स्पेलिंग CANISTER, कैनिस्टर। इस कैनिस्टर से वर्ड आया है कनस्तर।
तो आपका आंसर तो क्या हो गया, कनस्तर। पहला वर्ड है टैंकयार्ड। टैंकयार्ड क्या होता है, अब बियर कैन होती है, बियर कैन, स्पेशली बियर रखने के लिए जो बर्तन यूज़ होता है, कनस्टर यूज़ होता है, उसको आप टैंकयार्ड कहते हैं। वैसल कोई भी पॉट हो सकता है, कास्केट कहते हैं सिंगारदान को स्पेशली। क्लियर फ्रेंड्स। अ प्लेस ऑफ परमानेंट रेजिडेंस, परमानेंट रेजिडेंस के प्लेस को क्या कहते हैं, अबॉर्ड, डॉर्मेट्री, डोमिसाइल या अपार्टमेंट। डेफिनेटली अगर देखिए परमानेंट रेजिडेंस की बात कर रहा है तो एक ही वर्ड आएगा यहाँ, डोमिसाइल। बाकी सारे रेजिडेंस के लिए तो यूज़ होते हैं, लेकिन परमानेंट के लिए ओनली डोमिसाइल आप यूज़ करते हैं। दैट कांट बी अल्टर्ड और विदड्रॉन, जिसको अल्टर नहीं कर सकते उसको क्या कहते हैं, और जिसको अल्टर नहीं कर सकते उसके लिए आप वर्ड यूज़ करते हैं, देखिए इर्रिवोकेबल, इर्रिट्रायबल, इर्रिफ्यूटेबल और इर्रिसिस्टेबल। बड़े अच्छे वर्ड हैं। सबसे पहले तो ये वन वर्ड्स, पहले आंसर की बात कर लेते हैं, फिर सबको डिस्कस भी कर लेंगे, क्योंकि अच्छे दे रखे हैं इसलिए डिस्कशन भी यहाँ कर लेते हैं। तो विच कांट बी अल्टर्ड और विड्रॉन, जिसको अल्टर ना किया जा सके उसको आप कहते हैं इर्रिवोकेबल, इर्रिवोकेबल। लेकिन जो दूसरा वर्ड है फ्रेंड्स, इर्रिट्रायबल, इर्रिट्रायबल क्या होता है, इर्रिट्रायबल होता है इम्पॉसिबल टू रिट्राइव या इम्पॉसिबल टू रिकवर या इम्पॉसिबल टू रिगेन। मीन्स कोई सिचुएशन है, ख़राब होती जा रही है, ऐसी सिचुएशन है जिसको रिकवर हम नहीं कर सकते, वहाँ आप यूज़ करेंगे रिट्रायबल। बात क्लियर हो गई, सेकंड वाला। और इर्रिफ्यूटेबल किसे कहते हैं, इम्पॉसिबल टू डिनाई, फ्यूटेबल, रिफ्यूट मीन्स मना करना, रिफ्यूज़, रिफ्यूट। तो रिफ्यूट से वर्ड आया है। इर्रिफ्यूटेबल होता है एक ऐसी स्थिति जिसको आप मना ना कर सके, इम्पॉसिबल टू डिनाई। और इर्रिसिस्टेबल क्या होता है, इर्रिसिस्टेबल होता है टू पावरफुल टू बी रेसिस्टेड, जिसका विरोध ना किया जा सके। इर्रिसिस्टेबल डिज़ायर टू ड्रिंक, ऐसी डिज़ायर आ गई मेरे अंदर कि भाई मुझे पीना ही पीना है, अब कोई भी उसको नहीं रोक सकता। क्लियर फ्रेंड्स, उसका विरोध नहीं किया जा सकता। तो वर्ड ये बड़े अच्छे दे रखे हैं चारों ही, इसने समझ में भी आ गए होंगे चारों। मनी पेड टू एम्प्लॉयज़ ऑन रिटायरमेंट, रिटायरमेंट के समय जो पैसा एम्प्लॉय को दिया जाता है वो क्या कहलाता है, ग्रेच्युटी, गिफ्ट, पेंशन या एरियर्स। तो डेफिनेटली फ्रेंड्स वो पैसा कहलाता है क्या, रिटायरमेंट के समय जो दिया जाता है उसको आप कहते हैं ग्रेच्युटी। क्लियर। गिफ्ट, पेंशन, एरियर सब अलग अलग हैं। देखिए गिफ्ट तो कोई उपहार होता है, पेंशन जानते हैं रिटायरमेंट के बाद मिलती है, और एरियर क्या होता है, जो महंगाई भत्ते, वेतन वगैरह बढ़ जाता है तो जो बढ़ा हुआ पैसा है जितना होता है वो जब मिलता है तो उसको कहते हैं बकाया, तो वो एरियर कहलाता है। अ प्लेस वेयर क्लोथ्स आर केप्ट, एक ऐसी जगह जहाँ पर कपड़े रखे जाते हैं, क्या कहलाती है, क्लोजेट, ड्रॉयर, वार्डरोब और कवर्ड। डेफिनेटली फ्रेंड्स यहाँ बड़ा कन्फ्यूजेबल ये क्वेश्चन आ गया है। देखिए बात कर लेते हैं क्लोजेट की। और अच्छा यहाँ पे पहली नज़र में आपको आंसर क्या लगेगा, शायद वार्डरोब लगे आपको। डेफिनेटली फ्रेंड्स वार्डरोब इसका आंसर यहाँ सही होगा, मेरे विचार से वार्डरोब ही होना चाहिए। लेकिन वार्डरोब अगर है तो एक दूसरा वर्ड ड्रायर यूज़ होता है। ड्रायर भी किसके लिए यूज़ होता है, ड्रायर जो आप जानते हैं आपकी अलमारी होती है उसमें ड्रायर लगी होती है, उस ड्रायर में कई बार आप कपड़े भी तय बना के रख सकते हैं। लेकिन बात अगर क्लोजेट की करें, क्लोजेट भी वार्डरोब होती है जिस पे कपड़े ही रखे जाते हैं। और कबर्ड जो होती है इसमें कपड़े रख देते हैं या दूसरी चीज़ें, आप पैडल रख देते हैं, कुछ भी रख देते हैं। तो अब यहाँ जो वार्डरोब है और क्लोजेट है दोनों ही कपड़े रखने के लिए यूज़ होती है, लेकिन अंतर क्या है, क्लोजेट जो अमेरिकन इंग्लिश है उसमें यूज़ होती है और वार्डरोब यूज़ होती है ब्रिटिश इंग्लिश में। क्लियर। तो अगर दोनों सिचुएशन आ जाए अमेरिकन और ब्रिटिश तो आप फॉलो करें किसको, ब्रिटिश को, आपका आंसर होगा वार्डरोब। लेकिन कपड़ों के लिए तो चारों ही यूज़ की जा सकती है।
द फायरिंग ऑफ अ नंबर ऑफ गन्स टुगेदर एज ए सैल्यूट और अदरवाइज। सैल्यूट के रूप में जो गन फायरिंग होता है उसको हम क्या कहते हैं? साल्वो, गन सैल्यूट, रिसेप्शन या सैल्यूटेशन। उसके लिए वर्ड यूज़ होता है फ्रेंड्स साल्वो। साल्वो क्या होता है? फायरिंग ऑफ ए नंबर ऑफ गन्स एज अ सैल्यूट। चलिए आगे बढ़ जाते हैं 24th क्वेश्चन पे। स्टडी ऑफ द प्रॉब्लम्स ऑफ लीगल पनिशमेंट। लीगल पनिशमेंट की स्टडी, प्रॉब्लम्स ऑफ लीगल पनिशमेंट और प्रिजन क्या कहलाती है? प्रिजन मैनेजमेंट वो कहलाती है फ्रेंड्स पीनोलॉजी। क्या कहलाती है? पीनोलॉजी। क्लियर बात? चलिए, और बस पहला वाला ऑप्शन आपका ओके है। और आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ब्रिंग अबाउट एन ईजी एंड पेनलेस डेथ फॉर समवन सफरिंग फ्रॉम एन इनक्यूरेबल डिजीज़। जब कभी किसी व्यक्ति को ऐसी बीमारी हो जाती है इससे जिससे वो रिकवर ना हो पाए, सालों कोमा में पड़ा रहा, तो इच्छा मृत्यु की मांग करने लगता है। और इच्छा मृत्यु यानी अपनी मर्जी से मरना, उस इच्छा मृत्यु को हम क्या कहते हैं? वहाँ वर्ड यूज़ होता है क्या? सुसाइड, एक्सोरिसाइड, यूथनेसिया और स्ट्रैंगुलेशन। यूथनेसिया वहाँ वर्ड यूज़ होता है। क्लियर फ्रेंड्स? और कुछ देशों में तो एक्चुअल में इच्छा मृत्यु का कानून है वहाँ पर, हमारे देश में नहीं है। जिसे आप कहते हैं भाई अगर आपको कहीं यूथनेसिया की कहीं ज़रूरत है या किसी को ज़रूरत है तो क्या करता है? वो गवर्नमेंट के पास अपील करता है। बात क्लियर हुई फ्रेंड्स? तो लेक्चर आज का कंप्लीट हुआ। 25 जो इम्पोर्टेंट वर्ड्स थे वो आपको मिले और कई एक्सरसाइज हमारी आ गई हैं इम्पोर्टेंट वर्ड्स पर, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पर। तो चलिए फ्रेंड्स आगे नेक्स्ट लेक्चर में और 25 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हम डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंट। अपनी राय कैसी, आपको लेक्चर कैसा लगा अपनी राय ज़रूर दें। और फ्रेंड्स चैनल पर पहली बार आए हैं सब्सक्राइब करें, फ्रेंड्स को शेयर करें ताकि सभी को क्वालिटी मटेरियल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स, नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।